गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं 10 मिनट पहले लाइव आई हूँ। अगर किसी को ज्वाइन होना है तो वो फटाफट आ जाओ, उनका कोई टॉपिक रह ना जाए। आज हम सेल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सेल होता क्या है, उसको किसने सबसे पहले ढूंढा था, उसका नाम किसने रखा था, क्या है सेल, उन सब के बारे में हम देखेंगे। सेल होता क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो 12 बजे तक आप सभी आ जाओ। मैंने टाइमिंग कल बताई थी कि मैं 12 बजे लाइव आऊँगी और हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पाँच मिनट है, सिर्फ 5 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। सेल कर लेंगे। सेल के उसके बाद हम उसके ऑर्गेनल्स कर लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, तो वो हम सारा ज्वाइन कर लेंगे। वैसे बुक का ना सबसे पहला ही चैप्टर है, तो ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसको कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन क्या महीने ही लगा लो, कम से कम 6 7 7 8 महीने हो गए होंगे हमने सेल को ये भी नहीं देखा कि उसके अंदर है क्या। ऐसे तो मैम ने समझाया था, हमारा क्लास में भी हुआ था, सब कुछ हो गया था, लेकिन ये एक बार रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ नहीं पता एग्ज़ाम कब आ जाए। लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए बार बार पोस्टपोन्ड हो जा रही है एग्ज़ाम की डेट, तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो सेल इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि डिफाइन सेल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ भी सकता है, क्या पता आ ही जाए, आएगा ये क्वेश्चन। सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे टीचर्स भी हमें यही कहते हैं कि सेल हो गया, सेल के अंदर से टिश्यू, ब्लड, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से, जैसे डिफाइन सेल हो गया, इनके ऑर्गेनल्स हो गया, विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो ये हम ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसी को सबसे पहले प्रेफरेंस दी है। फ़ोन रखने की ज़रूरत है। लगता है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जीएनएम का तो एक भी बच्चा नहीं है अभी तक ऐड हुआ। विंदर आई है। विंदर, आपकी जो बुक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, तो उसका अगर आपने सेल करना है तो आप वो बुक ओपन करो और पेज नंबर 24 है, उसको निकाल लो। मैं सेल एक्सप्लेन करूँगी, देन आपको अगर साथ के साथ नोट्स चाहिए या फिर बनाने हैं तो आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। जो भी जीएनएम फ्रेशर हैं, जिनका सिलेबस अभी थोड़ा सा ही हुआ था, सेल तो उनका हो ही गया होगा, सेल हो गया होगा, टिश्यू, ब्लड, ये 3 4 तो उनके हो ही गए होंगे। अगर उन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, वैसे तो मैम सबके नोट्स बनाते हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बना सकते हैं, मैं बनवा दूंगी उनके नोट्स। अगर उनको सेल में कुछ नहीं समझ में आया था वो अब समझ सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेल।
मैं आपको लिख के बताती हूँ ना, बैक कैमरा कर लेती हूँ। देखो सब, ये वाली बुक विंदर, आपके पास ये वाली बुक है तो आप उसको ये वाली बुक निकाल लो और उसमें मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे है हमारे पास द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। सेल होता क्या है? जो सेल होता है वो जो हमारी सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल। तो आप साथ के साथ लिख भी सकते हो सेल। ये ब्लर हो रही है, फ़ोन रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ सेल। बुक में से हम बाद में करेंगे, बुक में पूरी कथा सी दे रखी है तो हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। तो मैंने खुद अपनी तरफ से नोट्स बनाए थे तो मैं इनमें से आपको बताती हूँ। सेल क्या होता है? सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और उसको हम नेक डाई से बिल्कुल नहीं देख सकते, और जो सारा काम हमारी बॉडी का करता है वो एक सेल करता है, और हमारी बॉडी भी एक सेल से ही बनी होती है, ठीक है। और इसको जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। हमें इतना एक्सप्लेन में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। वो किया था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन होएगी सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ में भी और बॉडी में भी जो सेल है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, और फंक्शन, जो सारे फंक्शन हमारी बॉडी में करता है वो एक सेल करता है, ठीक है। और बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियन सेल्स होते हैं, जिनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग ही होता है। जैसे फीमेल में ओवम होता है, मेल में स्पर्म होता है। जो फीमेल में ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है, और जो मेल में स्पर्म होता है वो बहुत ही छोटा होता है, सबसे छोटा सेल हम उसे कह सकते हैं, मेल स्पर्म को। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं जिनकी शेप अलग होती है, साइज़ अलग होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग ही होता है। मसल सेल होते हैं, कार्डियक सेल होते हैं। कार्डियक सेल का क्या फंक्शन होता है? वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं कार्डियक सेल। अब हमने न्यूरॉन को पढ़ा था, तो न्यूरॉन का क्या काम होता है? न्यूरॉन हमारे ब्रेन में सेल होता है, तो न्यूरॉन का क्या काम होता है? उसका कम्युनिकेशन का काम होता है, वो कम्युनिकेट करता है। अब हाउ टू डेवलप, सेल डेवलप कैसे होता है? फ्यूजन से। कैसे डेवलप होता है? फ्यूजन से। हाउ टू डेवलप, फ्यूजन से सेल डेवलप होता है। फीमेल में जो सेल होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और जो मेल में सेल होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म मोटोजो भी कहते हैं, उसको हम पूरा भी लिख सकते हैं। अब जब उन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? एक जाइगोट तैयार होता है। अब ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं, जब उन दोनों का फ्यूज़न होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। टोटल 46 हो जाते हैं, और जाइगोट से एक हमारा सेल तैयार होता है। ओके, ये था हमारा पूरा सेल। तो अब हम सेल का आगे देखते हैं। जब एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल, और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुत सारे सेल। एक सेल, मैंने इसको ब्रिक का नाम दिया है, पेज ही फट गया था। ये सेल को मैंने एक ब्रिक का नाम दिया है, एक ईंट की तरह होता है, लेकिन जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो एक वॉल बनाते हैं। वो बहुत सारे वॉल एक दीवार की तरह होते हैं, तो एक क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, हमारा स्टमक एक ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो क्या तैयार होता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होगा तो उसका अलग काम है ना कि खाने को डाइजेस्ट करना। तो ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबका अपना पर्टिकुलर सिस्टम होता है, वो अपने अपने पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। तो सेल से हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? हमारी पूरी बॉडी। तो अब मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया तो आपको पता लग ही गया होगा कि सेल हमारा, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द फंक्शनल पार्ट। हमारी बॉडी के लिए जो मेन है वो क्या है? सेल है, और वो हमारा फंक्शनल पार्ट है। और किसी ने बुक ओपन कर रखी हो तो वो बुक में भी देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन ही है, हेलो सलोनी, ये देखो बुक में भी है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, मेरे मुंह से लाइफ ही निकलता है, यूनिट ऑफ द बॉडी, इट इज़ द फंक्शनल पार्ट। वैन सेल प्रेजेंट इन अ ग्रुप दे फॉर्म टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गए, मसल हो गया एंड बोन होगी। जब बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं सेल, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड, मसल एंड बोन। अब डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं, ग्रुप टू ग्रुप में होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। कौन सा सिस्टम बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उन सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारा हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, जब अगर आपको सेल समझ में आ गया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने द के बाद सेल इज़ द मतलब ऐसे ही रट्टाफिकेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनैटमी है, इसमें सिर्फ हमें बॉडी के पार्ट्स के बारे में, जब सेल हो गया। अब सेल इसमें बहुत मुश्किल सा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन इतना कुछ नहीं है इस सेल में। मैं आपको सेल बना के दिखाऊंगी तो उसमें एक एक चीज़ अगर हम देखेंगे तो देखने में लगेगा वाकई सेल बहुत ईजी है। इन्होंने बनाई थोड़े अलग तरीके से रखा है तो देखने में थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है। तो सेल समझ में आया सभी को? प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। फिर मैं आगे भी आपको बताती हूँ। और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ है दिक्कत, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप मुझे बताओ, आपको सेल समझ में आया या मैं दोबारा से रिपीट करूँ? चलो मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिनको जो लेट आए हैं, थोड़ा सा नहीं ज्वाइन हो पाए थे। मैंने 12 बजे का टाइम दिया था और मैं 10 मिनट पहले आई थी। मैं सेल को दोबारा से बता देती हूँ आपको। सेल क्या होती है? हमारी बॉडी का फंक्शनल पार्ट होता है। सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल पार्ट होता है। मैं इसी में से बता देती हूँ जिसमें से मैंने खुद स्टडी करी थी। सबसे पहले मैंने रात को ही थोड़ा सा पढ़ा था। जस्ट अ सेकंड। ये देखो, जो सेल होता है, सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ अ लाइफ। जो सेल है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शन यूनिट है हमारी सेल का। बहुत जो सब सारे फंक्शन का, जब बॉडी ही एक सेल से बनी है तो ऑब्वियस है फंक्शनल यूनिट है। और फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी सारा एक्सप्लेन करके कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले वो क्या डिस्कवर, वो ढूंढ क्या रहा था, किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 1665 में उसने कब तक सेल को ढूंढा, इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना के अलग से वीडियो मैं आपके पास इंस्टा पे भेज दूँगी।
तो इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने सेल की, कि सेल होता क्या है। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। सेल बिल्कुल सबसे छोटा जो हमारी बॉडी का फंक्शन यूनिट होती है सेल होती है, और सेल बिल्कुल छोटा होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और लेकिन इसके जो फंक्शन होते हैं, लेकिन जो इसका काम होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद है बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं विद डिफरेंट शेप साइज़ एंड फंक्शन, जिनकी डिफरेंट शेप है, साइज़ है, फंक्शन है। बहुत सारे अलग अलग सेल हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने फीमेल के ओवम लिए थे और मेल के स्पर्म। तो फीमेल के ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में, और जो मेल में जो स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉल सेल होता है, जिसको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। उसके बाद जैसे मसल सेल हो गए, उनका अपना एक फंक्शन होता है। न्यूरॉन सेल हो गए हैं, उनका कम्युनिकेट करने का काम होता है। कार्डियक सेल हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्शन करने का काम होता है। अब उसके बाद आ जाता है हाउ टू डेवलप। ये डेवलप कैसे होते हैं, कैसे सेल डेवलप होता है। फ्यूजन से डेवलप होता है। फीमेल में एक सेल होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं ओवम। और उसके बाद मेल में सेल होता है जिसको हम स्पर्मेटोजो कहते हैं। तो अब उन दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। ओवम में अब फीमेल सेल जो ओवम होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो मेल सेल होते हैं स्पर्मेटोजो होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब उन दोनों का फ्यूज़न होएगा तो वो एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट एक सेल तैयार होगा। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक सेल है, उसको मैंने ब्रिक का नाम दिया था, क्योंकि जब एक सिंगल सेल एक ईंट की तरह होती है, जब बहुत सारी ईंटें बनती है तो दीवार खड़ी होती है। तो उसी तरह जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन में मैंने स्टमक को लिया था फॉर एग्जांपल। स्टमक मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर मैंगो की शेप का ही होता है, तो उसके बाद मैंने स्टमक बनाया था। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में मैंने एग्जांपल लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो मैंने उनको दिया था, एक एग्जांपल लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका एक पर्टिकुलरली सिस्टम पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं, ये अपना अपना इनका एक फंक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप सबको पता है क्या फंक्शन होता है, डाइजेस्ट करने का। तो उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या तैयार होती है, ह्यूमन बॉडी। क्या तैयार होती है, ह्यूमन बॉडी। अब सेल्स, अब आपको इतना मैंने दोबारा से समझाया, कुछ तो समझ में आया होगा। तो सेल से हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। तो सेल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और उससे हमारी पूरी बॉडी डेवलप हुई है। उसके बाद हमने इसको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वैसे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाएगा। जाइगोट भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ग्रोथ अकर्स इज रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन एंड मिटोकॉन्ड्रिया। ये सारे मैं आपको आगे, ऑल द ऑर्गेनल्स आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो सभी ऑर्गेनल्स होते हैं उन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो ये सेल होती है, इस सेल के अंदर ना येलोइश कलर का एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये येलो सा जो आपको दिख रहा है ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एरो करके दिखा भी रखा होगा, इसमें दिखा नहीं रखा। जो येलोइश कलर का ये अंदर ये होता है फ्लूइड सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। which present fluid inside the cell is called cytoplasm. Here a cytoplasm is fluid present inside the cell. उसके बाद all the organelles are found inside the cytoplasm। जो सभी organelles होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इट कंटेन्स, वो क्या क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स, ये सारे वो बनाते हैं। और इन सब का भी अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे पहला जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें आता है न्यूक्लियस। सबसे पहले उसमें आता है
न्यूक्लियस, इसके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो ये रहा, ये साइटोप्लाज्म को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सलोनी का मेरे को मैसेज आया, वो कहती है ब्रेन वाला चैप्टर करवा दो। कोई बात नहीं सलोनी, सेल में तेरे को पता है कुछ ज़्यादा तो है नहीं है, ज़्यादा सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि ये तो बहुत इजी है। इजी तो है, बस थोड़ी सी ना इसकी रिवीजन रह रही थी, तो मैंने सोचा इसकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ के साथ कोई नहीं, कल से ब्रेन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, कल मैं ब्रेन ही करवा दूंगी। ये तो इजी तो है, लेकिन जब एग्ज़ाम में एकदम आएगा ना तो थोड़ा सा रह जाते हैं। ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस है, ये देखो इसके मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाते हो ना तो उसमें ज़्यादा इजी रहता है और अपने हाथ से लिखा हुआ जल्दी याद होता है। मेरे साथ तो यही है, आप लोगों को भी देख लेना, अगर आपके साथ भी यही है तो मैं नोट्स इस पे इंस्टा पे सेंड कर दूँगी, तो आप लोग बना लेना नोट्स भी। जो अब फ्रेशर नए आए थे जीएनएम में, जो हमारे जूनियर्स हैं, वो देख लो। ये हमारी ममता मैम थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। देखो न्यूक्लियस है, उसके बाद मिटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सॉफ्ट भी होते हैं और रफ भी होते हैं। सॉफ्ट के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स होते हैं दाने 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 दाने। इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे आपको दिख रहे हैं ये दाने 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 से है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद गोल्जी अपरेटस है, उसके बाद है हमारा गोल्जी अपरेटस, फिर उसके बाद है लाइजोसोम्स, फिर माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर आ जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो मैंने आपको बताया था अभी, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसके बाद है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा आपको पता, अभी कोरोना ही, ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है और इसमें बहुत मैसेज आए थे फेसबुक पे, प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लाज्मा ख़त्म हो गया है। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को जब हम एक शीशी में डालते हैं ना छोटी सी, तो उसके ऊपर एक येलोइश कलर की परत आ जाती है, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? परत होती है एक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमारा इस सेल के अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, ये हमारा ये इसकी साइड की जो ये लेयर होती है इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, परत को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही सिलेक्टिव एक चुनी हुई मेम्ब्रेन होती है, विच प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है, जिससे अंदर बैक्टीरिया नहीं आ सकते। पाइथोजन एंटरिंग, पाइथोजन क्या होता है? एक फॉरेन मटेरियल होता है। पाइथोजन हम फॉरेन मटेरियल को कह देते हैं। फॉरेन मटेरियल कौन से होते हैं? अब जब हमें जुकाम वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल, कोई एंटीजन अंदर प्रेजेंट हो गया, तो इस वजह से जुकाम वगैरह हो गया, जिसके सिम्टम हमें बुखार बताता है। बुखार जब हमें होता है तो वो एक सिम्टम होता है। तो पाइथोजन एंटरिंग इन द सेल, इट हैज़ ऑन स्टैटिक बाउंड्री होती है, जो मतलब एक जगह स्थित नहीं होती, जो एक जगह ठहरती नहीं है। इट इज़ नॉट स्टैटिक बाउंड्री। आगे समझ में? आप लोगों के अगर साथ के साथ मुझे कमेंट आएंगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो प्लीज़ मेरे को ये बताते रहो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? रवीना, थैंक यू तरनजीत। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना तो प्लीज़ मेरे को साथ के साथ कमेंट करके बताते रहो।
मैं वैसे ही आपको आगे आगे एक्सप्लेन, अब ऐसा ना हो कि मैं तो बोलती रहूँ। ये हमारे ऑर्गेनल्स हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मोर कॉम्पैक्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बना है? मोर कॉम्पैक्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बहुत मोटी परत से। प्रोटोप्लाज्म इट कैन बी सेपरेटेड, और ये बिल्कुल अलग होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। जो न्यूक्लियस होता है वो अलग होता है, किससे अलग होता है? साइटोप्लाज्म से। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड होता है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे अलग होता है न्यूक्लियस। मैं आपको दिखाती हूँ न्यूक्लियस कहाँ पे है। ये रहा, ये जो बड़े वाला है ये न्यूक्लियस है, और ये जो बीच में है ये न्यूक्लियोलस है, अलग है। ये वाले हम इसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, इस वाले की। हम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं जो मोर कॉम्पैक्ट मास से बना होता है। देखो इसकी 2 लेयर्स हैं, ये बहुत मोटी लेयर से बना होता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है बिल्कुल ही। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये मोर कॉम्पैक्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आ जाओ द सेल। जो अब ये देखना है, द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है किसको? ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल किसको करता है? सेल को। और इसकी जो मतलब एंड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, और जितनी भी इसकी एक्टिविटी होती है वो विदाउट न्यूक्लियोलस के डाई है। डाई का मतलब मर जाता है। अगर ये न्यूक्लियोलस को कुछ हो जाता है या इसमें नहीं है तो इस न्यूक्लियस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल विदाउट अ न्यूक्लियोलस ए सेल वुड डाई। ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स मैनी प्रोटीन रिच थ्रेड। अब ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे प्रोटीन रिच थ्रेड, धागे की तरह, बहुत सारे रिच धागे की तरह प्रोटीन बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। ओके, तो आप लिख सकते हो साथ के साथ। और जो जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये नोट्स होंगे। द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड ऑल the activity of the cell. Without a nucleus a cell would die. The nucleus contains many protein rich thread called chromatin. ये सब होता है। उसके बाद आ जाता है हम डीएनए। अगर देखें तो सेल के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आप सबको पता है ये एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। कल से मैं अपने फ़ोन की ना अच्छी सेटिंग करके रखूँगी, फ़ोन रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल। जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और वो फाउंड इन द सेल। द नंबर क्रोमोसोम आल्सो फाउंड इन द सेल। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बात मैंने आपको बता दी कि जो द नंबर क्रोमोसोम्स आल्सो फाउंड इन द सेल। जो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम में वो सेल के अंदर दैट इज़ 46। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो कैसे 46 कैसे हो गए? 23 मेल के अंदर होते हैं और 23 फीमेल के अंदर होते हैं। तो दीज क्रोमोसोम्स कैन पास जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो हमारे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पास हो सकते हैं किसके थ्रू? जनरेशन टू जनरेशन। जब उसमें मेल और फीमेल का फ्यूज़न होता है
तब उसमें ये आगे पास आउट हो जाते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। ये था हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरी नहीं है आपको पैराग्राफ बना के ही लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अब एक ये न्यूक्लियस बहुत ही द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मोर कॉम्पैक्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ऐसे ज़रूरी नहीं आपको उसके अंदर ही लिखना है, आप 5 लाइन्स भी लिख सकते हो, 6 लाइन्स भी लिख सकते हो, जितना आपको समझ में आता है ना आपने उतना लिखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है इसमें बिल्कुल भी। अब मैं आपको अपना टेस्ट भी दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने इसी में से पढ़ा था, लेकिन जब मैम ने टेस्ट लिया था तब ये रहा, देखो मेरा टेस्ट है ये। मैम ने जब मेरे को ये क्वेश्चंस दिए थे तो मैं वैसे पेयर में याद कर लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ उसमें, जैसे पैराग्राफ सिर्फ लिखा उतना ही जाता है जितना समझ में आता है और जो होता है रियलिटी में। अब सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एट ए स्ट्रक्चर पार्ट एंड अ फंक्शनल पार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सेल। ये ग्रुप में जब वैन सेल आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू, ऐसे लिखने हैं और उसके बाद जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है। उसका डायग्राम, उसके ऑर्गेनल्स बता दिए। ये मैंने गलत कर दिया था, सबसे पहले मेरे को डायग्राम बना के दिखाना था और डायग्राम के बाद ये सारा कुछ करना था, और डायग्राम मैंने लास्ट में बना दिया था। ये रहा वो डायग्राम जो मैंने सेल का बनाया था। और ये देखो ये रहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब आप ये देखो बुक में ये जो सेल बना हुआ है थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में, लेकिन इसके अंदर जो जो चीज़ है वो सारी इसके अंदर मैंने बनाई हुई है। ये देखो ये दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और ये हमारे लाइसोसोम्स हैं, दिए की तरह होते हैं। और ये हमारी जो ये लेयर है, ये कवरिंग है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो इसके अंदर ये मैंने पेंसिल से कर रखा है, ये साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो मैंने यहाँ पे नीचे बना रखे हैं ये है गोल्जी अपरेटस। और ये जो सेंटर का है, ये जो बहुत ज़्यादा मेन होता है जिसके बिना सेल मर जाती है, अगर ये ना हो तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये वाले जो बड़े वाला सेल है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और ये हमारे ऐसे डॉट 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 से ये हमारे राइबोसोम्स हैं जो इनके ऊपर भी प्रेजेंट है। ये सॉफ्ट है, ये रफ है, इधर वाले रफ ये है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ये है हमारा सेल। आपको डायग्राम अगर अच्छे से आ जाता है ना तो ऑर्गेनल्स के बारे में आप बहुत इजी उससे लिख दोगे। और मैं आज ही आपको बता देती हूँ, कल हम ब्रेन स्टार्ट करेंगे, तो जिसको भी आना है तो वो 12 बजे तक प्लीज़ लाइव 12 बजे आके मुझे ज्वाइन कर ले। मैं 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे मैंने ब्रेन स्टार्ट कर देना है। लगता है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉकडाउन में घर बैठ बैठ के सब बोर हो चुके हैं। चलो जिसका दिल है वो तो आओ। मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद हम मिटोकॉन्ड्रिया करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप की होती है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। ये देखो मिटोकॉन्ड्रिया, ये रहा मिटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप की होती है। ये रहा मिटोकॉन्ड्रिया, ऐसे मिटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर ऐसे 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 बना देना क्रिस्टल टाइप। तो मिटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप स्फेरिकल और फिलामेंट स्ट्रक्चर। इसका स्फेरिकल और फिलामेंट स्ट्रक्चर है। स्फेरिकल कैसे? ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे है फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसका। अब मिटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो 2 मेम्ब्रेन बनाती है, एंड दीज मेम्ब्रेन आर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। कौन सी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अ सीरीज। जो आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, बाहर वाली होगी, वो बहुत ही स्मूथ होती है। और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं सीरीज ऑफ फोल्ड। फोल्ड की कैसे सीरीज, ऐसे, जैसे ये मैंने ऐसे बनाया और ये ऐसे फोल्ड में सीरीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल। इन फोल्ड को क्या कहते हैं, क्रिस्टल। अब द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन जो मिटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और मिटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम बोलें कि हमारे सेल का पावर हाउस कौन सा होता है तो वो होता है मिटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है, मिटोकॉन्ड्रिया। तो इस लाइन को पहले ही अलग से लिख लो, मिटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद हम करते हैं बिकॉज एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मिटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, क्या होता है एटीपी, मुझे बता सकते हो, इसमें दिख भी रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर यूज ऑफ सेल, जो एक सेल के अंदर यूज होता है। तो मिटोकॉन्ड्रिया में ये लाइन जरूर लिखनी है कि मिटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एंजाइम्स का क्या काम होता है, एंजाइम्स पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, हेल्प करती हैं केमिकल रिएक्शंस में। किस में हेल्प करती हैं, केमिकल रिएक्शंस में। उसके बाद आ जाओ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे 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 दाने से। उनको भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आपने कभी देखा हो चौक, जब हम ब्लैक बोर्ड पे चौक चलाते हैं और कई बार क्लास में बैठे बैठे सामने से रोशनी आ रही होती है, जब उसको हम इरेज करते हैं ना तो उस पर छोटे 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 पार्टिकल्स से हमें दिखाई देते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रैन्यूल्स। अब ये ग्रैन्यूल्स क्या बनाते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए। क्या बनाते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए बनाते हैं एंड प्रोटीन बाय यूजिंग आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बाय यूजिंग आरएनए राइबोसोम फ्रॉम प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड। आरएनए की जो यूजिंग से हम प्रोटीन बनाते हैं, किसकी हेल्प से, एमिनो एसिड। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्री ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बोल रहे हैं जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री में प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये देखो, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाले, और इसके अंदर फ्री में ही हमें राइबोसोम प्रेजेंट मिले हुए हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक तो फ्री फ्रॉम इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोम। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो बनाते हैं प्रोटीन बाय फॉर यूज़ विद इन द सेल। राइबोसोम का यूज़ करके वो प्रोटीन बनाते हैं। इट आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टर। तो हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन फैक्टर।
न्यूक्लिक की स्पेलिंग देख लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद हम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स कैनाल एंड कनेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन। ये एक सीरीज होती है जो अंदर की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, विच फॉर्म कैनाल। कैनाल क्या होता है? गुफा होती है, उस गुफा की फॉर्म में होती है, एंड कनेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के साथ भी कनेक्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको पहले भी ये तो चीज़ें, अब मैं बार बार जो बता रही हूँ बार बार रिपीट होती रहती हैं इसमें चीज़ें। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 टाइप्स होते हैं इसके भी। एक तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, और वो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। उनका क्या काम होता है? वो क्या बनाते हैं? वो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाते हैं, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक, उनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें प्रोटीन बना के देते हैं। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद आ जाओ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या कौन से होते हैं? गोल्जी अपरेटस वो जो मैंने आपको वो बताए थे, मैं इसमें दिखाती हूँ, ये वाले, ये गोल्जी अपरेटस, और मैं अपने डायग्राम में दिखा देती हूँ, तो इसमें अगर आपको अच्छे से समझ में आता हो तो। गोल्जी अपरेटस ये वाले, ये ऐसे से बनाने हैं, ये गोल्जी अपरेटस है। तो हम गोल्जी अपरेटस करते हैं। गोल्जी अपरेटस इज मेड अप ऑफ 4 to 8 बैग की तरह होते हैं। ये लाइन का बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है। दीज बैग्स आर स्टक्ड अपॉन ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। स्टक्ड होता है जुड़ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देयर सरफेस इज फ्लैट एंड एट द एरिया इज स्लाइटली एक्सपेंडेड। और जो इनका सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और ऐसे फोल्ड हो के स्लाइटली एक दूसरे के साथ वो चिपके हुए हैं। इट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस के पास होता है। और इट पैक्स द सिक्रेटेड प्रोटीन, और इनके जो पैक्स होते हैं वो ऐसे जो फोल्ड हुए होते हैं एक दूसरे से, वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो 6 ऑर्गेनल्स है वो है हमारा लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम क्या होता है? ये एक सिक्रीटरी सेल है जो सिक्रीट करता है। जैसे गोल्जी अपरेटस का मैंने आपको बताया, इट पैक्स द सिक्रेटेड प्रोटीन। इसके जो पैक्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद है हमारा लाइजोसोम्स। टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल, इट इज़ आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइजोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स। ऑफ दीज एंजाइम्स हेल्प इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस है। जो लाइबोसोम्स है वो कंटेन्स एंजाइम्स बनाते हैं। दीज एंजाइम्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन, और ये एंजाइम्स टूटते हैं डाउन बाय लार्जर न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल DNA, RNA, प्रोटीन, ठीक है। उसके आगे आता है द इन WBCs लाइजोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। लाइजोसोम का क्या काम होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर करता है तो लाइजोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जैसे ही वो डाइजेस्ट करता है वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है।
लाइसोसोम खुद ही फॉरेन मटेरियल को लेता है और फिर खा के मर जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल वेस्ट आउट ऑफ द सेल। और लाइसोसोम का क्या काम, इसका लाइफ स्पैन भी मैं आपको बताऊंगी। लाइसोसोम का, इन सब का अलग एक अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। तो लाइसोसोम का भी एक अपना लाइफ स्पैन है। जैसे ही अंदर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई भी एंटीजन बाहर का एंटर करता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है और फिर दोबारा से फिर से वो बनते हैं। अब उसके बाद हमारे आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स चेक सी में मैंने बनाया हुआ, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। माइक्रोफिलामेंट्स ये देखो, ये है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स आर द टाइमिंग स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन। एक सीधी सीधी छोटी छोटी सी डंडियां हैं प्रोटीन की। इट इज़ अ रॉड शेप, ये देखो रॉड शेप की हैं ये, और दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाते हैं। दीज प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, और ये सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका, इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है, माइक्रोफिलामेंट्स टीनिंग स्टैंड्स होते हैं प्रोटीन के, और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर होती हैं, और ये प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, और ये सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आते हैं हमारा माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स आर द लार्जर देन माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स से थोड़ी बड़ी होती हैं, और दीज आर स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको पता है ना, इसमें होता है। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, पहले गिर गया। अरे यार, मैं देखो ऐसे लंबाई में ऐसे होता है उसका ना। इट इज दीज आर स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, और दीज आल्सो सपोर्ट द सेल एंड हेल्प इन मूवमेंट। और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं सेल को, और हेल्प करती हैं किसमें, मूवमेंट में। सेल के अंदर किस चीज़ में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में। और दीज आल्सो प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि सेल और ये सेल, चलो ठीक है, आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं कल से ब्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग चाहते हो ब्रेन की जगह कोई और चैप्टर स्टार्ट करना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी स्टडी करनी होती है ना, फिर उसके बाद ही मैं आपको पढ़ के ही तो मैं पढ़ाऊँगी। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू।